हिंदी व्याकरण का जो है डे 8 क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और डे 8 का जो है टॉपिक हमारा होगा संधि। ठीक है, और टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो टॉपिक हम लोग जो है 8 जो है मतलब डे का आज पढ़ रहे हैं, और टॉपिक हमारा है क्या, तो संधि है। टॉपिक क्या है बाबू यहाँ पे, तो संधि है। ये संधि में बहुत सारा टॉपिक छुपा हुआ है, और इससे रिलेटिव जो है बहुत सारा टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, और ऑब्जेक्टिव तो भर भर के रहता है। इसलिए जो है पहले इसका परिभाषा और फिर इसका भेद जितना भी है सारा पहले पढ़ लें, फिर इसके बाद फिर जो है जितना इसका उदाहरण आएगा उस उदाहरण पर जो है फोकस करना है, क्योंकि वही हमारा जो है क्या है कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर चाहे आप हिंदी का हो चाहे वो संस्कृत का हो, लगभग इसमें जो है 10 से 15 जो है ऑब्जेक्टिव आपका जो है सिर्फ संधि से रहता है। ठीक है, कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हो सकता है वो परिभाषा में आ जाए या वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए। परिभाषा में आएगा तो और वो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा नंबर भी मिलता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको जानिए, ये जो संधि है ये संधि किसको कहते हैं, ये संधि होता क्या है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा उदाहरण को भी कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा। ठीक है, इसको शुरू से लेकर के जो है लास्ट तक देखिए। ठीक है, ताकि सारा जो है डाउट जितना भी होगा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए, इसका जो टॉपिक है संधि, वो संधि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के टॉपिक हमारा जो है जो संधि है मेन टॉपिक उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये संधि होता क्या है। ठीक है ना, और ये संधि का जो है डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले संधि तो हम लोग लिख लिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं परिभाषा में, परिभाषा। ठीक है, तो संधि का जो परिभाषा होता है, कहता है कि दो वर्णों, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, होता है कोमा, उसे संधि कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया इसका डिफिनेशन, परिभाषा हो गया। अब इसका जैसे देखिए, जैसे क्या होगा, जैसे देव जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, तो देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र। ये दो क्या है कि इसमें दो वर्णों का मेल होता है। तो दो वर्ण का मेल कैसे होता है, तो देखिए देव यहाँ लिखा हुआ है, देव क्या लिखा हुआ है, देव लिखा हुआ है। इस देव में जो है शुरू का कुछ नहीं, अंतिम में क्या है वो है, और वो में जो है क्या छुपा हुआ है, तो अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, अ। अब इसमें प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका शुरू में, लास्ट वाला को नहीं देखना है, शुरू वाला जो है इसको क्या करेंगे, ये जो हर्षीकार है, हर्षीकार में भी जो है क्या है, हर्षीकार है ना। तो ये दोनों को जब प्लस करते हैं, चूंकि ये भी क्या है वर्ण है और ये भी क्या है वर्ण है, जब दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ए आ जाता है। क्या आ जाता है, तो ए आ जाता है। समझ में आ रहा है, जैसे कि अ जोड़ ई हर्षई का जो मेल होता है उससे क्या होता है कि ए बन जाता है। क्लियर है, तो देव जोड़ इंद्र को जब जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं उसमें, तो ये क्या होता है कि देव जोड़ इंद्र हो जाता है।
तो इस चीज को याद रखना है कि संधि में जो होता है क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का आपस में मेल होता है। समझ में आ गया? ये हो गया देव, जैसे कि और सारा भी ले सकते हैं, जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय। ठीक है, क्या होता है? तो विद्यालय। ठीक है, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी बराबर क्या होता है? तो विद्यार्थी, है ना? क्या होता है? तो विद्यार्थी। ठीक है, इसी तरह से जो है और भी इसमें जो है हम लोग जैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे कम से कम एक दो जो है संधि में यहाँ तक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें संधि का फिर भेद आगे जानना है। तो संधि में मोटा मोटी जो है इस चीज को याद रखना है कि संधि में जो होता है वो दो वर्णों का आपस में मेल होता है। समझ में आ गया? तो जैसे में आपको यहाँ पे 2-3 गो जैसे दे देना है। समझ में आ गया ना? चलिए, इसका जो है अब आगे बढ़ते हैं, इसका भेद हम लोग समझते हैं। ठीक है, संधि के भेद, संधि के भेद। तो कितने भेद होते हैं संधि के? तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, तो संधि में 3 भेद कौन कौन सब हैं? तो पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। समझा गया? और तीसरा क्या होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग, विसर्ग संधि। ठीक है, ये हमारा जो है संधि का भेद में संधि जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो ये हम लोग भेद पढ़े। देखिए, होता इसमें ये भी है कि स्वर संधि में सिर्फ इसका डिफिनेशन लिख करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि इसका भेद भी पढ़ना है। समझिए, इस बात को समझिए यहाँ पे अच्छे से, कि जैसे कि यहाँ पे स्वर संधि है ना? तो स्वर संधि में सबसे पहले परिभाषा होगा। ठीक है, परिभाषा के बाद फिर जैसे लिखेंगे, फिर इसका भेद होता है वो भेद हम लोग पढ़ेंगे, और भेद का भी जो है परिभाषा होता है, फिर जैसे होता है। समझ में आ गया? तो इसको जो है हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो सबसे पहला जो संधि है हमारा वो कौन सा है? तो स्वर संधि है। कौन सा संधि है बाबू? तो यहाँ पे स्वर संधि है। और इस स्वर संधि को जो है पहले पूरा क्लियर कर देंगे। इसका जितना भेद है, इसका जितना जैसे है, सारा जो है इसको क्लियर करके फिर जो है दूसरा नंबर पे चलेंगे व्यंजन संधि की ओर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो चलिए अब आगे इसका जो है पहले क्लियर करते हैं 1 नंबर का, फिर जो है दूसरे नंबर का जो है क्लियर करेंगे। समझ में आ गया? 1 नंबर में जो है क्या है? तो पहला नंबर में आता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। पहले इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि जो होता है उसमें हमारा मेल किन किन वर्णों का होता है? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर इसका जैसे देखेंगे, पहले परिभाषा लिखिए। कहता है कि दो स्वरों के मेल, दो स्वरों के मेल, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन, अथवा रूप परिवर्तन
ठीक है, अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इस चीज को आप समझिए। कहता है कि दो स्वरों के मेल से, क्या कहता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ये चीज समझना है कि यहाँ जो स्वर आया है, ठीक है, पहले ये स्वर होता क्या है। अगर आप जो है फर्स्ट डे और सेकेंड डे का अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको भी क्लियर कर लीजिए। आपको हैज 1 हैज 2 करके जो है साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, उसका क्लास में आपको वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण सारा वहाँ पढ़ाए हैं। अगर उसको आप देख लेते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको मोटा मोटी समझा देते हैं कि ये जो स्वर है ये स्वर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी स्वर आया है तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे इस चीज को समझना भी है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कर लेना है। समझ में आ गया कि आखिर ये हमारा जो स्वर है ये स्वर होता क्या है। ठीक है, ये स्वर जो है होता क्या है। तो स्वर जो है बाबू, पहले ये देखिए, स्वर जो होता है कौन कौन सब जो वर्ण होता है वो स्वर होता है। तो वो होता है ओ, आ, हर्षेय, दुर्घेय, हर्षेयु, दुर्घेयु, री, उसके बाद ए, ओ, ठीक है, ये जो मोटा मोटी है दिख रहा है जितना, ये सारा स्वर वर्ण है। ठीक है, तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मोटा मोटी जो है 11 ठो जो वर्ण है वो हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। समझ में आ गया। ये 11 जो है स्वर वर्ण है और यही स्वर वर्ण का बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि ओ है, ठीक है, पहला स्वर में अगर ओ है और बाद में भी ओ आ जाए, यानी प्लस के इस तरफ में भी ओ आ रहे, प्लस के उस तरफ में भी ओ रहे, तो इसका जो रूप परिवर्तन होगा इसी को क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलेंगे स्वर संधि। समझ में आ गया। अब मान के चलिए हर्षेयी है और इस तरफ में भी हर्षेयी है, तो इसका तो कुछ परिवर्तन होगा, है ना। तो जो परिवर्तन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है पहले इसका जैसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इसका जैसे में पहले आपको ये भी बता देंगे कि इसमें हमारा जो है कौन कौन सा जो है वर्ण इसमें आ रहा है। जैसे एक तो उदाहरण लेते हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे में एक उदाहरण लेते हैं और उसमें बताना है कि ये हमारा जो है कौन सा इसमें मेल खा रहा है। जैसे भानु जोड़ उदय, थोड़ा हार्ड है तो उसको समझिए। भानु जोड़ उदय, ठीक है, बराबर क्या होता है, भानुदय, भानुदय होता है। तो ये जो भानु जोड़ उदय लिए हैं यहाँ पे, तो उसका हो गया भानुदय। तो समझना इसको इसमें ये है कि जब हम इसको इस तरह से लिए हैं तो इसका जो प्लस के इस तरफ में है, तो यहाँ देखना है कि कौन सा स्वर है। ठीक है, तो स्वर है इसमें हर्षुकार, और प्लस के इस तरफ में भी क्या है, तो ये है हर्षुकार, और दोनों को जब प्लस किए तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, तो दीर्घुकार बन रहा है। मतलब इसको बोलेंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है, इस चीज को क्लियर करिए। भानु में भानु जो यहाँ पे है उसमें स्वर क्या आ रहा है लास्ट में, तो हर्षुकार आ रहा है,
और जो प्लस के उस तरफ में जो उदय लिखा हुआ है वो उस उदय में शुरू में हमारा क्या है, हर्षुकार है। क्या है, हर्षुकार। जब दोनों को प्लस करते हैं तो उसका क्या रूप परिवर्तन होता है, तो वो दुर्घुकार हो जाता है। क्या रूप परिवर्तन होता है, तो वो दुर्घुकार हो जाता है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ भानुदय लिखे हैं तो ये जो भानुदय है उसमें दुर्घुकार लग गया यहाँ पे, है ना, यही ना दुर्घुकार का मात्रा होता है, ये मात्रा यहाँ पे लग चुका है। समझ में आ गया। तो इसका जो है भेद हम लोग समझेंगे, इसका भेद बहुत सारा है। तो पहले इसको भेद को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका भेद जो है क्या सब होता है। तो स्वर वर्ण है ना, कौन सा है, तो स्वर वर्ण है, सॉरी स्वर संधि है। कौन सा है, तो स्वर संधि है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। भानु, यहाँ था जोड़, सब चीज ठीक है। तो अब इसका भेद हम लोग समझ लेते हैं कि भेद कितना है। तो स्वर संधि का जो है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं स्वर संधि का भेद। समझ में आ गया। तो भेद कितना है इसका बाबू, तो इसका भेद है 5। ठीक है, यानी स्वर संधि का जो भेद है वो कितना भेद है, तो 5 भेद है। कौन कौन सब है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में आता है कौन सब, तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, समझ में आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा गुण। ठीक है, स्वर संधि। तीसरा आ जाएगा वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा आएगा दीर्घ गुण वृद्धि, यन आएगा। ठीक है, यन स्वर संधि। और पांचवा आता है अयादि, अयादि स्वर संधि। समझ में आ गया। अब ये जो 5 भेद है, इस 5 भेद का कुछ डिफिनेशन है। अगर उसको समझ लेते हैं तो संधि में आपको 100% गारंटी है कि कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से जो है सबसे पहले स्वर संधि का जो पहला भेद है कौन सब है, तो दीर्घ स्वर संधि है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रोमन 1 में आता है कौन सा, तो आता है दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें समय लगेगा। हो सकता है इसमें जो है बहुत सारा टॉपिक है उसको भी छेड़ना पड़ जाए, तो चलिए से इसको क्लियर करिए। तो चलिए इसको हम लोग बढ़ते हैं आगे और दीर्घ स्वर संधि का जो है इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या कहता है, कहता है कि यदि ओ आ हर्षय दुर्गय हर्षय दीर्घयु या री दीर्घ री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसका जो है दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या कहता है, यदि 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 ओ आ हर्षई दुर्घई हर्षेउ दुर्घेउ री या दीर्घ री के बाद, है ना, क्या कहता है, यदि ओ आ हर्षय दुर्घ हर्ष दुर्घ री दीर्घ री के बाद ठीक है, के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर रहे तो
रहे तो क्या कहता है, वे ही ह्रस्व या दीर्घे, वे ही ह्रस्व या दीर्घे स्वर रहे तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या सब आएगा, तो आ दीर्घई, दीर्घेऊ या दीर्घरी, है ना, आ दीर्घई, दीर्घेऊ या दीर्घरी, एक दीर्घे, एक दीर्घे स्वर हो जाता है, स्वर हो जाता है। तो कैसे होता है इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पहला है इसका कोन जोड़ अर्क, कोन जोड़ अर्क बराबर क्या होता है इसका, तो कोणार्क होता है, कोणार्क, ठीक है। दूसरा भी ले लेते हैं, लज्जा जोड़े अभाव, लज्जा जोड़ अभाव बराबर क्या होता है, तो लज्जा भाव, समझ में आ रहा है, लज्जा भाव। तीसरा भी लेते हैं, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र बराबर होता है गिरींद्र, ठीक है, गिरींद्र। उसके होता है गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश, गिरीश, ठीक है। उसके बाद भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय बराबर हो जाता है भानुदय, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए कि पहला जो यहाँ पे लिए हैं कोन जोड़ अर्क लिए है ना, हमको देखना है कि प्लस से जो है पहले हमारा कौन सा स्वर है और प्लस के बाद हमारा जो है कौन सा स्वर है, समझ में आ गया। तो देखिए प्लस के पहले जो स्वर होगा यहाँ पे ओ है, क्या है, ओ, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे जो है प्लस के बाद ओ है, तो ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है, आ होता है। और आ का मात्रा क्या लगता है, यहाँ पे आकार का लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कोन यहाँ पे लिखा गया, इसका मात्रा आ गया, यहाँ पे जो है दिया हुआ है अर्क का, तो यहाँ पे आ गया कोणार्क हो गया। अब जैसे कि लज्जा जोड़ अभाव है, लज्जा में देखिए यहाँ पे आ आया हुआ है मात्रा, है ना, स्वर में, और प्लस के बाद में यहाँ ओ है, तो आ जोड़ ओ बराबर क्या होता है, आ होता है। तो कैसे होता है, तो लज्जा जोड़ अभाव, इसमें आकार था ही, इसमें ओ था, दोनों को प्लस किए तो आकार हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लज्जा भाव। उसी तरह से यहाँ पे दो गिरी में जो है क्या है, हर्षिकार है, क्या है, तो गिरी में है हर्षिकार और इंद्र में भी है हर्षिकार, और दोनों को जब प्लस किए तो बराबर हमारा क्या आ रहा है, दीर्घिकार, क्या आ रहा है बाबू, तो दीर्घिकार। गिरी, गिरी जोड़ इसमें है हर्षिकार और इसमें है दीर्घिकार, और दोनों को प्लस कर दिए तो हो गया ये दीर्घिकार, गिरीश। भानु में यहाँ हर्षुकार है और यहाँ पर भी हर्षुकार है, जब दोनों को प्लस कर दिए तो ये हो गया क्या, दीर्घोकार हो गया। तो यहाँ पे जितना भी उदाहरण लिए हैं उस उदाहरण में
आपको समझना क्या है, पहले तो उदाहरण इस पर फोकस नहीं करिए, इस चीज को फोकस करिए कि जब हम ओ जोड़ ओ को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, आ बन जाता है। ठीक है, आपको लिख के दिखा देते हैं, इस चीज को क्लियर कर लीजिए पहले कि जब एक स्वर प्लस के इस तरफ में ओ रहे और प्लस के उस तरफ में भी ओ रहे तो दोनों मिलके आ हो जाता है। समझ में आ गया? और दोनों में आ रहे तब क्या होगा, तो आ ही होगा। अगर इस तरफ में ओ रहे यहाँ पे आ रहे तो ये भी क्या होगा, आ होगा। अगर यहाँ पे आ है यहाँ पे ओ हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर भी आ हो जाएगा। तो यही चीज जो है हर एक पे लागू होता है। तो कैसे लागू होता है, अगर आपको हर्षीकार जोड़ हर्षीकार रहेगा तो वहां हो जाएगा दीर्घीकार, और दीर्घीकार प्लस दीर्घीकार रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, दीर्घीकार हो जाएगा। तो जो भी स्वर संधि में आपको इस चीज को ही देखना है कि हमारा बीच में जो प्लस है उसके हमारा इस साइड में क्या है और इस तरफ में क्या है। समझ में आ रहा है? यानी लेफ्ट साइड में हमारा क्या है और राइट साइड में जो है क्या है, इसको देखते हुए जो है इसको फॉलो करना है, फिर हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो दो चार को जो है यहाँ पे उदाहरण भी लिए हैं और उस उदाहरण में दिखा भी दिए हैं कि जब इसको प्लस करते हैं तो हमारा पूरा जो शब्द तैयार होता है वो हमारा कैसा होता है। जैसे हर्षुकार वाला में है, अगर प्लस के इस तरफ में भी हर्षुकार रहे, ठीक है, और प्लस के इस तरफ में भी हमारा क्या रहे, हर्षुकार रहे, तो दोनों मिलके दुर्गुकार हो जाएगा। अगर दुर्गुकार प्लस दुर्गुकार रहे तो दुर्गुकार ही होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट में हर्षुकार सेकेंड में दुर्गुकार रहे तो भी दुर्गुकार होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो ये जो लागू होता है हर एक पे लागू होता है, खास करके हमारा दीर्घ स्वर संधि में होता है। इस चीज को ध्यान रखिए और इसको यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो सारा आपको बेस लाइन बाय लाइन से सबका उदाहरण दे ही दिए। ठीक है ना, इसमें और भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 5 उदाहरण हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसके लिए तो दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है गुण। क्या है, तो दूसरा है हमारा गुण, स्वर संधि, गुण स्वरे संधि। समझ रहे हो? गुण स्वर संधि, इसका परिभाषा क्या होता है? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? कहता है यदि ओ या आ के बाद में हर्षीकार दीर्घीकार रहे, हर्षु दीर्घुकार रहे या री रहे तो दोनों मिलकर के जो है ए क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख करके कंप्लीट करवाते हैं। यदि ओ या आ, कहता है इसमें यदि ओ या आ के बाद के, क्या कहता है, यदि ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई, हर्षई दुर्घई, हर्षेऊ दुर्घेऊ या फिर री रहे। ठीक है ना, री रहे है ना, तो आए तो री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलकर के हो जाएगा पहले ए ओ या फिर अर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। समझ में आ रहा है?
तो कैसे होगा इसका, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे है यहाँ पे कि देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र। दूसरा लीजिए, देव जोड़ इस, देव जोड़ इस बराबर हो जाएगा देवेश। ठीक है, देवेश। तीसरा समझिए, महाजोड़ इस, महाजोड़ इस बराबर होगा महेश। समझ में आ रहा है, महाजोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय बराबर हो जाएगा चंद्रोदय, चंद्रोदय। क्लियर है। एक और लेते हैं इसमें, देव जोड़ ऋषि। ठीक है, देव जोड़ ऋषि बराबर हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवर्षि। ये हो गया इसका। अब इसमें जो जो वर्ण का मेल हो रहा है उस चीज को समझिए। यहाँ पे पहला जो यहाँ पे है, देव जोड़ इंद्र बराबर हो गया देवेंद्र, हो गया। अब जैसे कि प्लस के हमारा जो है लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, वो में ओ छुपा हुआ है, ओ है स्वर में, तो यहाँ पे लिखते हैं ओ जोड़। इसके बाद प्लस के बाद क्या है, हर्षिकार है, तो ये अलग हो गया है ना। यानी ओ में क्या आ गया, हर्षिकार आ गया। ओ में क्या आ गया, हर्षिकार। तो ओ प्लस हर्षिकार यहाँ कह रहा है कि यदि ओ या आ के बाद में हर्षई दुर्गई रहे तो ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आय। समझ में आ रहा है कि जब ओ आ रहेगा उसके बाद उस तरफ में जो है क्या रहे, हर्षई या दुर्घई रहे तो उसका हो जाता है क्या, ए हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ओ है, यहाँ पे दीर्घीकार है, ओ प्लस से दीर्घीकार बराबर इसका भी हो जाएगा ए। यहाँ पे है आ जोड़, इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे दीर्घीकार है, इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे चंद्र में, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। चंद्र में यहाँ पर क्या है, ओ छुपा हुआ है, और यहाँ क्या है, हर्षेऊ, ओ प्लस हर्षेऊ। तो ओ में जो है हर्षेऊ को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, देव में यहाँ ओ है प्लस, और ऋषि में यहाँ शुरू में क्या है, री। जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर। समझ में आ रहा है। तो यही अर जो है, ये आधार रो जो है हमारा यहाँ ऊपर गया ऋषि बन कर, ठीक है ना, देवर्षि। क्लियर हो गया। देखिए, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाता है, देवेंद्र हो जाता है। इस चीज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि ओ प्लस हर्षई का मेल से क्या बनता है, ए बनता है। उसी तरह से देव जोड़ इसमें जो है देवेश हो गया, इसमें ओ और दीर्घई का मेल हो गया, ए हो गया। महाजोड़ इसमें जो है महेश हो गया है, आ और हर्षई दीर्घई का मेल हो गया, ए हो गया। चंद्र में, चंद्र जोड़ उदय में जो है चंद्रोदय हो गया, इसमें ओ है, और इसमें क्या है, उदय में हर्षुकार है, दोनों के मेल से क्या हो गया, ओ हो गया। देव में क्या है, ओ है, ऋषि में री है, दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, अर हो गया, देवर्षि हो गया। समझ में आ गया। ये है हमारा कौन सा संधि, तो गुण स्वर संधि है। कौन सा स्वर संधि है बाबू, तो गुण स्वर संधि है। अब आगे बढ़िए, तीसरा है यहाँ पे, तीसरा क्या है, वृद्धि। तीसरा क्या है, वृद्धि
स्वर संधि। समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि कहता है कि यदि ओ या आ के बाद में ए आए, ओ आए तो ओ या आ का जो है ए हो जाता है। ठीक है, ए या आए। ठीक है ना। उसी तरह से सबका जो है यहाँ पे बताया गया है कि बारी बारी से जो है किसका मिलने से क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लियर करवाया है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। समझ में आ गया? वृद्धि स्वर संधि का इसमें यहाँ लिखेंगे परिभाषा में कि यदि ओ या आ के बाद, ठीक है, क्या कहता है? यदि ओ या आ के बाद ए कोमा ओ, ठीक है ना। क्या कहता है कि यदि ओ या आ के बाद में ए आए, ओ आए तो ओ या आ जोड़े, ठीक है, ए या ए बराबर क्या हो जाता है? ए। ठीक है, और ओ या आ प्लस ओ या ओ बराबर हो जाएगा ओ। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है, हो जाता है। तो जैसे में देखेंगे, ठीक है, जैसे देखिए इसका कहता है इसमें यदि ओ या आ के बाद में ए आए, ठीक है, ओ आ है इस तरफ में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है क्या है? ए है, तो बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर ओ आ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है ओ आ जाए तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे देखिए, इसका जैसे यहाँ पे कह रहा है 1 जोड़ 1, पहला क्या है? 1 जोड़ 1 बराबर क्या होता है? 1 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 1 का 1। ठीक है, 1 का 1, ये पहला था। दूसरा समझिए यहाँ पे सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव बराबर क्या हो जाएगा? सदैव, सदैव। ठीक है, तीसरा समझिए यहाँ पे 1 जोड़ औषधि, 1 जोड़ औषधि बराबर हो जाएगा वनौषधि। ठीक है, वनौषधि। समझ में आ रहा है? 1 जोड़ औषधि बराबर क्या हो जाएगा? वनौषधि। महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध बराबर क्या हो जाएगा? महोषध, महोषध। समझ में आ रहा है? महोषध। तो जैसे कि अभी हम बताए कि अगर लेफ्ट साइड में ओ आ रहे और राइट साइड में जो है ए आ जाए तो उसका जो है ए हो जाता है। कैसे? तो पहला है यहाँ पे 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1, तो 1 जोड़ 1 का क्या हो गया? एकाएक हो गया। तो प्लस के इस तरफ में देखिए ओ है और यहाँ पे क्या है? ए है, दोनों को प्लस करेंगे तो ए हो जाएगा। तो ए कार का मात्रा आपको पता है ना क्या होता है? 2 ठो होता है ऊपर में, इसलिए यहाँ पे एकाएक हो गया। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए यहाँ पे सदा जोड़ एव में यहाँ पे आ है,
जोड़ यहाँ पे ए है, बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जैसे कि 1 में यहाँ पे ओ है, जोड़ यहाँ पे ओ है, ओ, तो बराबर क्या होगा, ओ होवे करेगा। और इसका मात्रा पता है आप लोगों को कि इसका मात्रा होता है एक लाठी ऊपर में 2 ठो। समझ में आ गया। यहाँ देखिए एक लाठी 2 को ऊपर में है ना, 1 के बगल में। अब देखिए महा में क्या है, आकर है, जोड़ औसत में यहाँ ओ है, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ओ। क्लियर है ना। आ जोड़ ओ बराबर क्या होता है, ओ हो जाता है। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि यदि ओ या आ के बाद ए रहे तो ए हो जाएगा। उसी तरह से ओ आ लेफ्ट साइड में रहे और ओ राइट साइड में रहे तो उसका हो जाएगा ओ। इसका उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, समझ गए। आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें जो है फिर टाइम लगेगा। ये हमारा था तीसरा। और चौथा जो है हमारा क्या है, यन स्वर संधि है। चौथा क्या है बाबू, चौथा में है यन स्वरे संधि। यन स्वरे संधि, समझ में आ गया। तो यन स्वर संधि जो है किसको बोलते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए। इसमें कहता है यन स्वर संधि में यदि हर्षई दुर्घई हर्षयु दुर्घेयु और री के बाद में कोई भिन्न, ये भिन्न का मतलब हो गया अलग, अलग स्वरे आए तो उसमें क्या हो जाएगा कि हर्षई दुर्घई का य हो जाता है, हर्षयु दुर्घेयु का व हो जाता है, और री अगर रहे तो री का हो जाता है रो हलंत। समझ में गया। क्या कहता है, यदि हर्षई दुर्घेयी हर्षेयु दुर्घेयु या री, है ना, यदि हर्षई दुर्घई हर्षेयु दुर्घेयु और री के बाद में भिन्न स्वरे, भिन्न मतलब क्या हो गया, अलग, है ना, भिन्न स्वरे आए तो, भिन्न स्वरे आए तो हर्षई दुर्घई का क्या हो जाएगा, तो यो हलंत हो जाएगा। ठीक है, यो हलंत। उसी तरह से हर्षेयु दुर्घेयु का वो हलंत और री का रो हलंते हो जाता है, हो जाता है। गया समझ में। अब इसका जैसे देखिए, इसे समझिए। यहाँ पे कहता है कि इस साइड में हर्षई दुर्घेय होना चाहिए। पहले जैसे भी इसको क्लियर कर लेते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे है अति जोड़े आवश्यक। पहला है अति जोड़ आवश्यक, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, वश्यक। समझ गया। अति जोड़ आवश्यक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। समझ में आ गया। अब है दूसरा यदि जोड़ अपि। यदि जोड़ अपि बराबर क्या होगा, यद्यपि, यद्यपि। तीसरा समझिए यहाँ पे अति जोड़ उत्तम। अति जोड़ उत्तम
बराबर क्या होगा, अत्युत्तम, 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 ठीक है, अत्युत्तम। चौथा देखिए यहाँ पे, चौथा है अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़े ऐ बराबर हो जाएगा अन्वय, अन्वय। तो यहाँ पे क्या कहा रहा है, सबसे पहले उसको क्लियर करिए। यदि लेफ्ट साइड में हर्षई दुर्घई रहे तो उसका क्या हो जाता है, य हो जाता है ना, यहाँ पे कह रहा है ना य हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि लेफ्ट साइड में हर्षऊ दीर्घऊ रहे और राइट साइड में जो है अदर कोई स्वर रहता है उसका हो जाना चाहिए वो, और ये री का हो जाता है रॉ। समझ में आ गया। तो देखिए इसको समझिए कि अति में यहाँ पर जो है शुरू में क्या है, हर्षीकार है, इसका जो है स्वर में क्या है, तो इसका जो है हर्षीकार है, हर्षीकार। और यहाँ पे क्या है, आ है, तो इसके मेल से क्या बन गया है, यहाँ पे य बन गया है। क्या बन गया है, तो य बन गया। समझ में गया ना, य हलंत। इसी तरह से जो है या बन गया है, सॉरी य, चूंकि देखिए इसका तो य बना था, आकार था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, या हो गया। यहाँ क्लियर करिए कि देखिए यहाँ पे हर्षीकार है, यहाँ आ है, ओ अगर रहता है तो उसका क्या होता है कि यो हलंत होता, उसमें ओ का मात्रा कम होता या यो पूरा हो जाता। पर यहाँ पे क्या है, आकार है, तो हर्षीकार में जब आ को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, अत्यावश्यक। यदि जोड़ अपि, इसमें जो है क्या हर्षीकार है, हर्षीकार इसमें है ओ, दोनों के मेल से जो है क्या हो जाता है, तो दोनों के मेल से यो बन जाएगा, पूरा यो है ना। यहाँ पे देखिए यो है, इसमें दोनों मिला हुआ है तब न यद्यपि हो गया, हर्षीकार है। और यहाँ पे है उत्तम में हर्षुकार, और इसके मेल से जो है हर्षीकार वाला में क्या हो गया है, यो हो गया है, यो हर्षुकार हो गया है, यह हर्षुकार। अब देखिए इसमें क्या है, हर्षुकार है और यहाँ पे ओ है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, हर्षुकार का वो हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा देखिए यहाँ पे वो हो गया, क्योंकि यहाँ ओ था, समझ में आ गया ना, इसलिए यहाँ पे वो हलंत नहीं होगा, सिर्फ वो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अति जोड़ आवश्यक बराबर हो गया अत्यावश्यक, इसमें मेल खाया हर्षई और ओ का बराबर क्या हो गया, या हो गया। उसी तरह से यदि जोड़ अपि में बराबर क्या हो गया, यद्यपि, इसमें हर्षई जोड़ ओ बराबर क्या हो गया, यो। अति जोड़ उत्तम में जो है क्या है कि अत्युत्तम हो गया, हर्षई जोड़ हर्षऊ का मेल खाया, यर्षुकार हो गया। अनु जोड़ ऐ में क्या हो गया, अन्वय हो गया, इसमें हर्षुकार और ओ का जो है मेल खाया और वो तैयार हो गया। समझ में आ गया। ये हमारा चौथा था। अब इसका पांचवा देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या कहता है, इसका पांचवा जो है क्या कहता है, पांचवा स्वर संधि है कौन सा, तो अयादी है। पांचवा क्या है, अयादी स्वरे संधि। समझ रहे हो क्या कह रहा है, अयादी स्वर संधि। अब ये अयादी स्वर संधि किसको कहते हैं, अयादी स्वर संधि कहता है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ए का हो जाता है आय, आई का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अब, और औ का हो जाता है आब। ठीक है, इस तरह से इसका रूप चेंजिंग होता है। चलिए लिखे यहाँ पे, यदि ए ऐ, यदि ए सॉरी यदि हाँ ठीक है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर
कोई भिन्न स्वरें रहे तो ए का आय, इस तरह से आय का आय, ओ का अब, तथा औ का आव हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब इसका जैसे देखिए, तो जैसे फर्स्ट में है इसका जैसे में नए जोड़ अन, नए जोड़ अन बराबर क्या होता है नयन। समझ में आ रहा है? नए जोड़ अन बराबर क्या हो गया नयन। पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन बराबर क्या हो गया पवन। तीसरा है चय जोड़ अन, चय जोड़ अन बराबर हो गया चयन। चौथा हो गया यहाँ पे पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन बराबर हो गया पावन। ठीक है, पौ जोड़ अन बराबर क्या हो गया पावन। नई जोड़ अक, नई जोड़ अक बराबर क्या हो गया नायक। और देख लीजिए इसमें है पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक बराबर हो गया पावक। ठीक है, और भी है गए जोड़ अक, गए जोड़ अक बराबर हो गया गायक। और है एक ठो लास्ट है श्रो जोड़ अन बराबर होता है श्रवण। श्रो जोड़ अन बराबर होता है श्रवण। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो गया? तो इसका डिफिनेशन और इसका जो है जैसे को समझिए। कहता है इसमें यदि ए आय ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का अय हो जाता है। अय मतलब समझ रहे हो, ओ यो अय। उसी तरह से आय रहे तो आय, ओ रहे तो अब, औ रहे तो आव हो जाता है। इस यहाँ पे देखिए ए है ना, एक ठो मात्रा हो गया, इसका मतलब ए है। तो यहाँ पे ए प्लस ए और ओ है, तो इसका जब मेल खाएगा तो ये बन जाएगा क्या य बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 लिखे हैं, इसका य बन गया, फिर 9 नयन हो गया। नए जोड़ अन बराबर क्या हो गया नयन हो गया। दूसरा देखिए पौ जोड़ अन है पवन हो गया, पौ जोड़ अन में क्या हो गया पवन हो गया। अब ये जो है यहाँ पे क्या है ओ है, क्या है ओ, और यहाँ पे क्या है ओ, मेल खाया तो क्या हो गया अब। समझ रहे हो? उसी तरह से यहाँ पे क्या है ए है, उसके बाद यहाँ पे है ओ, दोनों मिलने के बाद क्या बन गया अय, ओ यो अय। उसी तरह से बाकी जितना भी है सारा जो है आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि जो प्लस है ना उसका लेफ्ट साइड को चुन लेना है पहला अक्षर, और इसका जो है राइट साइड का भी फर्स्ट वाला जो है, इसका लास्ट से जो है और इसका अयादी स्वर संधि का जो है यहाँ क्लियर होने के बाद जो है हमारा स्वर संधि यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ से हम लोग टॉपिक को आगे लिए थे और यहीं से फिर जो है यहाँ से आप लोगों को फिर जो है क्या करना है आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग जो है स्वर संधि के बारे में जो है इसका भेद हम लोग सारा पढ़ लिए है ना, सारा भेद जो है इसका क्लियर कर लिए। स्वर संधि किसका किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया, फिर भेद के बारे में पूरा अच्छे से जो है समझ में आ गया है। फिर इसके आगे जो है अब क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है और 2 संधि बचा हुआ है ना। तो 2 संधि
में से जो है पहला संधि इसमें अब आता है, दूसरा नंबर में है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है? अब व्यंजन संधि जो है किसे कहते हैं उसको समझिए। ये व्यंजन संधि जो है क्या है, किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा, इसका फिर भेद को जो है हम लोग जानेंगे। तो 2 नंबर में आता है क्या, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। समझ में आ गया? व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होगा, फिर इसका जो है हम लोग जैसे पर बात करेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? कहता है कि जहाँ पे व्यंजन वर्ण के स्थान या साथ व्यंजन या स्वर की संधि में व्यंजन का विकार हो, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, है ना, व्यंजन वर्ण के साथ में, है ना, व्यंजन या स्वर, व्यंजन या स्वर का, ठीक है, व्यंजन या स्वर का विकार हो, ठीक है, विकार हो, कोमा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है बाबू, कहते हैं। अब इसका जैसे समझिए तब इसका भेद हम लोग समझेंगे। कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ में व्यंजन या स्वर जो होता है उसके विकार का जो है, उसमें विकार जो होता है, ठीक है ना, क्या कहता है, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर का, व्यंजन या स्वर का संधि में यहाँ पे थोड़ा सा जो है छूट गया है। ठीक है ना, यहाँ क्लियर करना होगा पहले। कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर का, ठीक है, व्यंजन या स्वर का संधि में व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन का विकार हो, व्यंजन का विकार हो, कोमा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में ये कि व्यंजन लेफ्ट साइड में व्यंजन वर्ण होना चाहिए, इसके बाद में राइट साइड में हो सकता है स्वर वर्ण भी हो सकता है व्यंजन वर्ण भी हो। अगर रहेगा तो उसका जो है क्या हो जाएगा, व्यंजन व संधि जो है उसका विकार होगा उत्पन्न, फिर उसका जो है स्वर व्यंजन संधि कहलाएगा। तो जैसे में देख लीजिए दिक जोड़ गज, एक उदाहरण है यहाँ पे, दिक जोड़ गज बराबर होता है दिग्गज। ठीक है, बराबर क्या होता है, दिग्गज। ठीक है, अब इसका नियम भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, इसका चूंकि भेद नहीं होता है, इसका कुछ नियम है, उस नियम को जो है हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि में जो है कुल मोटा मोटी इस चीज़ को याद रखना है कि इसका जो है नियम लागू होता है। ठीक है, उस नियम को जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं, यहाँ लिखते हैं, इसके कुछ नियम है, ठीक है ना, इसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है, जो इससे प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार, समझ में गया। तो इसमें जो है पहला नियम कौन सा है वो देखिए, पहला नियम हमारा कौन सा है। कहता है पहला नियम
कि यदि को, चो, टो, तो और पो, यदि को, चो, टो, तो या पो, समझ में गया, पो के बाद किसी, के बाद किसी वर्ग का तृतीय, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, या चतुर्थ वर्ण रहे तो, चतुर्थ वर्ण रहे तो, या फिर इसमें और एक चीज आता है या यो, ठीक है, या यो, रो, लो, वो, या कोई, या कोई स्वर आए तो, स्वर आए तो, को, चो, टो, तो, पो, है ना, को, चो, टो, तो, पो, ठीक है, के स्थान पर क्रमशः, के स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का तृतीय, उसी वर्ग का तृतीय व्यंजन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। समझिए इस चीज को, ये जितना भी है को, चो, टो, तो ये भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। अब बात कर रहा है कि ये बात किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे तो, या यो, रो, लो, वो रहे, या कोई अन्य स्वर आए तो, को, चो, टो, तो, पो के स्थान पर जो है वही वर्ग का, जैसे कि को है तो उसका तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, गो। चो है उसका तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, जो। अगर टो है उसका तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, डो। इसी तरह से उसका व्यंजन हो जाता है। जैसे में दिया गया है यहाँ पे दिक जोड़ अंबर, जैसे देखिए, जैसे में है दिक जोड़े अंबर बराबर हो जाएगा दिगंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दिगंबर हो जाएगा, ठीक है ना, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर बराबर हो जाएगा दिगंबर। दूसरा है एक ठो और, दिक जोड़ भ्रम, दिक जोड़ भ्रम बराबर हो जाएगा दिगंभ्रम, दिगंभ्रम, ठीक है, इसे हो जाएगा दिगंभ्रम, इस तरह से। अब इसका जो है, जैसे कि को था, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में को है, राइट साइड में ओ है, स्वर वर्ण। तो इसका क्या हो गया कि यहाँ पे जो है को, इसी वर्ग का जो है तृतीय वर्ण यानी गो हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे को है उसका, फिर यहाँ गो हो गया। और एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, सट जोड़ दर्शन ले लेते हैं। सट जोड़ दर्शन, सट जोड़े दर्शन बराबर क्या हो जाएगा, सड दर्शन, सडे दर्शन। समझ में गया, ये हो गया पहला नियम इसके लिए, ठीक है, यानी व्यंजन संधि के लिए जो है पहला नियम ये था हमारा। दूसरा नियम समझिए कि इसका दूसरा नियम क्या होता है,
ठीक है, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम कहता है यदि को चो टो तो पो के बाद में मो या नो आए तो को चो के स्थान में जो है उसी वर्ग का जो है पंचम वर्ण बदल जाता है। कैसे होता है, तो देखिए, यदि कहता है यदि को चो टो तो पो, यही है ना, को चो टो तो पो के बाद मो, ठीक है ना, मो या नो, या को चो टो तो पो के बाद में जो है मो या नो आए तो, ठीक है, आए तो को चो टो तो पो, ठीक है, इसको हलन कर देते हैं, फिर कोमा डाल देते हैं। अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदले जाता है। इसका जैसे समझिए क्या कहता है, जैसे देखिए, कहता है कि यदि को चो टो तो पो के बाद में मो या नो रहे तो वही यानी को के बाद पंचम वर्ण जो होता है वो हो जाता है। अगर को है तो उसका पंचम वर्ण अंगो होगा, चो है उसका पंचम वर्ण क्या होता है यहाँ होता है, टो है उसका पंचम वर्ण क्या होता है मूर्धन्त न होता है। इस तरह से वो परिवर्तित होता चला जाता है। जैसे में इसका दिया है वाक जोड़ मैं, कैसे क्या है इसका, वाक्य जोड़े मैं बराबर हो जाएगा वांग्मय। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा इसका, वांग्मय। जगत जोड़ नाथ, जगते जोड़ नाथ बराबर क्या हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। समझ में आ गया। और है एक ठो उत जोड़ नति, उते जोड़ नति बराबर हो जाएगा उन्नति। समझ में आ गया। अब यहाँ पे व्यंजन संधि का जो है तीसरा नियम को समझिए, दूसरा यहाँ क्लियर हो गया है, ठीक है। इसमें जो है 3 उदाहरण था, तीनों समझ में आ गया। आगे बढ़िए 3 नंबर में क्या कहता है इसका नियम, यदि मो हलंत के बाद, तीसरा समझिए, यदि मो हलंत के बाद, ठीक है, कोई व्यंजन वर्ण आए तो ठीक है, मो हलंते का अनुस्वार हो जाता है, मो हलंते का अनुस्वार हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। या, ठीक है, इसमें और थोड़ा सा दिया है या भी देख लेते हैं क्या कहता है। या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में
भी बदल ले सकता है। ठीक है, बदल सकता। क्या कहता है, यदि म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत का जो है अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले जो है वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। जैसे देखिए अहम जोड़ कार, जैसे क्या है इसका, अहम जोड़ कार, जैसे अहम जोड़ कार बराबर होता है अहंकार। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें है, देखिए थोड़ा सा इसमें और इसको देखिए, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अहंकार, अंग लिख देंगे, फिर क नीचे आ जाएगा, क आकार र, अहंकार। देखिए अहंकार ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों जो है सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग संस्कृत में करते हैं। ठीक है, और हिंदी में जहाँ तक बात रहा हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग जो है अहंकार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा है पन जोड़ चम। ठीक है, पन जोड़ चम बराबर होता है पंचम। ये तो हम लोग जानते हैं, पंचम हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और यही चीज़ अगर संस्कृत में लिखा जाएगा तो ऐसे हो जाएगा इसका पंचम, प आधा य अंचम, ऐसे आधा य च म, पंचम। ठीक है, इस तरह से इसमें आता है। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण क्या कहता है कि यदि म के बाद में अगर कोई व्यंजन वर्ण रहे तो म का कर देना है अनुस्वार। समझ में आ गया, म का नियम था, ये किसका नियम था, तो म का नियम था। क्लियर हो गया। अब इसमें तीसरा नियम हम लोग समझते, सॉरी तीसरा था ये, चौथा हम लोग समझेंगे। ठीक है, चौथा देख लीजिए क्या कहता है इसका। तो चौथा देखिए इसमें, चौथा क्या कहता है इसमें, यदि तो के बाद, यदि तो के बाद, यदि तो के बाद ठीक है, के बाद कोई स्वर या कोई स्वर या गो घ ध ब, उसके बाद भ य र। ठीक है, व मी कोई आए तो, कोई आए तो क्या कहता है, कोई आए तो हलंत के ठीक है स्थान पर दो हलंते हो जाता है, दो हलंते हो जाता है। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे में क्या सब आता है, तो जैसे में दिया है जगत जोड़ आनंद, जगते जोड़े आनंद बराबर क्या होगा, तो जगदानंद, जगदानंद। समझ में आ गया, जगदानंद। उत जोड़ दाम, दूसरा है
उत जोड़ दाम बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उद्दाम, उद्याम। तीसरा एक और दिया हुआ है इसमें, उत जोड़ घाटन, उत जोड़े घाटन बराबर होता है उद्घाटन, उद्घाटन। समझ में आ गया क्या होता है, उद्घाटन। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जितना भी फर्स्ट में दिख रहा है ये तो हलंत है, और कह रहा है कि तो हलंत के बाद में कौन कौन सब, इस चीज को याद रखिए कि सॉरी लगभग स्वर रहता है, स्वर या कुछ कुछ व्यंजन भी दिया, गो घो धो बो भो यो रो, वो में कोई भी अगर रहेगा तो हलंत के स्थान पे क्या लग जाता है, दो लग जाता है। जैसे भी देखिए जगत था, यहाँ पे तो और आ मिलकर क्या हो गया, दा हो गया, तो दो मिलकर क्या हो गया, दो मिल गया यहाँ पे, फिर यहाँ तो घो मिल के क्या बन गया, दो बन गया, नहीं सॉरी यहाँ पे तो का जो है दो बन गया, घाटन का घाटन, यानी उत जोड़ घाटन बराबर क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। अब यहाँ पे पांचवा समझिए, ये हमारा था चौथा, क्या था, चौथा था। अब इसमें पांचवा का आता है, यदि तो हलंते, यदि तो हलंत या दो हलंते या दो हलंते, ठीक है, के बादे चो हलंते या तालब सो आए तो ठीक है ना, आए तो दो के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर क्या कर रहा है कि यदि तो या दो के बाद चो या तालब सो आए तो दो के स्थान पर जो है किसका, सॉरी तो दो के स्थान पर जो है चो, ठीक है, क्या कह रहा है, चो, और फिर कह रहा है और बाद वाले तालब सो, बाद वाले तालब सो का छो हो जाता है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि यदि तो दो के बाद में चो और तालब सो रहेगा तो दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, चो हो जाएगा, ठीक है, और बाद वाला जो तालब सो रहेगा उसका जो है छो हो जाता है। तो जैसे में दिया है उत जोड़ चारण, क्या दिया है, जैसे में उते जोड़ चारण बराबर होता है उच्चारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, उत जोड़ चारण बराबर क्या होता है, उच्चारण होता है। या तुमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो बहुत सारा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा, लेकिन लगेगा कि चारों जो है हमारा क्या है, एक ही जैसा है, ठीक है, ऐसा बुझाएगा कि वो चारों सही ही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कोई एक सही होता है। तो उत जोड़ चारण का क्या होता है, उच्चारण होता है, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। दूसरा देखिए उत जोड़ शिष्ट, उते जोड़ शिष्ट बराबर क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, उच्छिष्ट। समझ में आ गया। तो ये है हमारा 5वां नियम, किसका, कौन सा संधि का, तो व्यंजन संधि का। छठा समझ लेते हैं, छठा है, ठीक है, और छठा है शायद अंतिम है,
ठीक है ना। छठा जो है व्यंजन संधि का जो है छठा नियम है, वो छठा नियम देखिए क्या कहता है। यदि तो हलंत दो हलंत के बाद, यदि तो हलंत दो हलंत के बाद लौ रहे तो, लौ रहे तो, लौ रहे तो दो कोमा लौ में बदल जाते हैं, लौ में बदल जाते हैं, लौ में बदल जाते हैं। समझ में गया क्या कहता है कि यदि तो दो के बाद में जो है लौ रहे तो दो किस में बदल जाएगा, तो लौ में बदल जाता है। और नौ के बाद, और नौ के बाद, ठीक है, नौ के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। लौ रहे तो, लौ रहे तो नौ का, नौ हलंत का क्या हो जाएगा, तो अनुनासिक के बाद, अनुनासिक के बाद लौ हो जाता है, लौ के बाद लौ हो जाता है। समझ में आ गया, लौ हो जाता है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे इसका क्या होता है, उत जोड़ लास, जैसे, जैसे देखेंगे इसका उत जोड़े लास बराबर क्या होता है, तो उल्लास होता है। महान जोड़े लाभ, महान जोड़ लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो महान लाभ। समझ में गया, महान लाभ। तो क्या कह रहा है कि यदि तो दो के बाद में लौ रहेगा तो दो किस में बदल जाएगा, लौ में बदल जाएगा। अगर फिर ये भी कह रहा है कि अगर तो दो के बाद में अगर नौ रहे तो नौ का क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है, और फिर लौ हो जाता है। अनुनासिक के बाद फिर क्या हो जाता है, लौ हो जाता है। जैसे कि महान में यहाँ नौ है तो अनुस्वर हो गया, लौ का फिर एक लौ और हो जाएगा, फिर जाकर के जैसे कि लाभ था फिर लाभ हो गया, यानी एक लौ एक्स्ट्रा लग गया, लौ हलंत जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लग जाने के बाद ये इसका हो गया व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का जो है 6 नियम, एक छठा यहाँ है 5 4 3 2 और यहाँ था हमारा 1। यहाँ हम लोग स्टार्टिंग किए थे व्यंजन संधि के बारे में, ये तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विसर्ग संधि को देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है। क्या कहता है, विसर्ग संधि, यही है ना विसर्ग संधि। इसका परिभाषा क्या होता है पहले वो देखेंगे, इसका परिभाषा। विसर्ग संधि का परिभाषा कहता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है, यानी विसर्ग में जो विसर्ग का जो संधि का मेल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। समझ में आ गया। इसके कुछ नियम हैं उस पर जो हम लोग बात करेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो
में जो विसर्ग होता है, ठीक है, होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, समझ में आ गया, कहते हैं। इसके बाद इसका जैसे देखिए, थोड़ा इसका जैसे देख लेते हैं, फिर इसके कुछ नियम को देखेंगे। तो जैसे में यहाँ देखिए क्या कहता है, निह जोड़े सार, एक संधि है, निह जोड़ सार बराबर क्या हो जाएगा, तो निस्सार। समझ में गया, निह जोड़ सार बराबर क्या हो गया, निस्सार हो गया। क्या कहता है कि स्वर या व्यंजन, यानी देखिए विसर्ग के बाद जो है हमारा क्या है, स्वर या व्यंजन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है कि जो स्वर या व्यंजन के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के पहले, ठीक है ना, ये जो विसर्ग है पहले विसर्ग है, उसके बाद क्या है, स्वर या व्यंजन वर्ण अगर है तो उसका जो विसर्ग होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ये तो हो गया इसका। अब इसका कुछ नियम हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका नियम जो है देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, इसके कुछ नियम, इसके कुछ नियम में इस प्रकार है। समझ में आ गया, इसके कुछ नियम जो है इस प्रकार दिया गया है। तो पहला नियम हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है उसको समझते हैं। तो पहला कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद छ तालप स हो तो विसर्ग का तालप स हलंत, ठीक है। उसके बाद ठ, उसके बाद है मूर्धन्य हो तो उसका हो जाएगा किसमें, मूर्धन्य हलंत में। और भी है, हो तो मूर्धन्य और तो थ स, और तो थ स, ठीक है। हो तो सौ हलंत हो जाता है, सौ हलंत हो जाता है। ये नियम है इसका। अब इसका जैसे देखिए, पहला इसका जैसे देख लीजिए, क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में छ तालप स रहे तो किसमें हो, तो विसर्ग का जो है किसका हो जाएगा, तालप स हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ट ठ मूर्धन्य स रहे तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तो थ स रहे तो किस में हो जाएगा, स में हो जाएगा, यानी दंत स में हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, निह जोड़ चल, पहला है जैसे निह जोड़े चल बराबर होता है निश्चल। क्या हो जाएगा, निश्चल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, निश्चल, निश्चल। इसको इस तरह से लिखते हैं, निश्चल, ठीक है, निश्चल, निश्चल। समझ आ गया, निश्चल।
ये हो गया इसका निश्चल, निह जोड़ चय है, सॉरी निह जोड़ चल का नहीं दिया है क्या, निह जोड़ चल का नहीं दिया, निह जोड़ छल का दिया है, सॉरी यहाँ पे उदाहरण को थोड़ा सा चेंज करना है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो दिया है फर्स्ट में निह जोड़ चय, निह जोड़ चय बराबर हो जाएगा निश्चय, वही समझ रहे हैं कि इसका हो का हिंदा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है निह जोड़ सार, निह जोड़ सार बराबर हो जाएगा निस्सार, ठीक है। तीसरा देखिए निह जोड़ छल है, निह जोड़ छल बराबर हो जाएगा निश्चल, निश्चल, समझ में आ रहा है ना, निश्चल। तीसरा हो गया। अब है चौथा निह जोड़ तार, निह जोड़ तार बराबर हो जाएगा क्या, निस्तार, क्या हो जाएगा निस्तार, समझ में आ रहा है ना, निस्तार। दूसरा है निह जोड़ शेष, निह जोड़ शेष बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा निह जोड़ शेष, निःशेष, निःशेष, समझ में आ रहा है, निःशेष। और एक दिया है इसमें निह जोड़ स्टिव, निह जोड़ स्टिव, स्टिव है स्टिव, स्टिव निष्ठिव, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा निष्ठिव, समझ में आ गया। ये हो गया इसका क्या, तो ये हो गया निष्ठिव में एक और यहाँ स होगा। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट यानी विसर्ग संधि का जो है फर्स्ट नियम, जिसमें परिवर्तन यानी विसर्ग के बाद में छ रहे तो क्या हो जाएगा, उसमें पहला जो जो हो जाएगा, विसर्ग के बाद में स रहे तो फिर एक स बन जाता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है बाबू रे, च छ तालव स रहे तो स में तालव स में परिवर्तित हो जाएगा, वही टो ठो मूर्धन स रहे तो मूर्धन स में हो जाएगा, और तो थो स रहे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दन सॉरी हाँ दन स में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से इसको चेंज करना है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, इसका दूसरा भी नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा को फोकस करते हैं। दूसरा क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ईकार या उठकर, उठाकर या उठकार, ठीक है, क्या कह रहा है पहले ईकार या उकार है, ईकार या उकार, क्या दिया है ईकार या उकार आए तो आए और विसर्ग के बाद का अक्षर के बाद का अक्षर के बाद का अक्षर है ना, क ख क ख प फ प फ, ठीक है, हो तो फिर क्या कर रहा है, हो तो विसर्ग का, हो तो विसर्ग का मूर्धन स हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ हो जाएगा, जैसे निह जोड़े कपट, निह जोड़ कपट, ठीक है, निह जोड़ कपट बराबर क्या हो जाएगा, निह जोड़ कपट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा निष्कपट, ठीक है, निष्कपट, कट हो गया, कपट हो जाएगा निष्कपट, ठीक है।
दूसरा देखिए निह जोड़ कपट बराबर क्या हो गया, निष्कपट। दूसरा है यहाँ पे निह जोड़ फल, निह जोड़, ये भी बीबीआई है, निह जोड़ फल वाला, निह जोड़े फल बराबर क्या हो गया, निष्फल। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्व लिखा जा रहा है, यहाँ कह रहा है ना मूर्धन स्व जो हो जाता है, तो ये जो है निह जोड़ फल बराबर क्या हो गया, निष्फल हो गया। तीसरा देखिए निह जोड़ पाप, निह जोड़े पाप बराबर हो जाएगा निष्पाप। चौथा देखिए यहाँ पे दूह जोड़े कर, दूह जोड़े कर बराबर हो जाएगा दुष्कर, दुष्कर। ठीक है, अब जो है ये था हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम देखिए यहाँ पे, तीसरा नियम क्या कहता है, यानी विसर्ग संधि का जो है तीसरा नियम है क्या है, तो कहता है यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो, अ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ, क ख प फ, ठीक है, अगर ये रहे क ख प फ हो तो है ना, हो तो क्या कहता है कि हो तो विसर्गे, विसर्गे ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों रहता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले जो है अ हो और विसर्ग के बाद वाला जो अक्षर होगा फर्स्ट में, तो उसमें क ख प फ अगर रहे चार ही, सिर्फ क ख प फ, तो विसर्ग का जो होगा ज्यों का त्यों, यानी विसर्ग जो है विसर्ग ही लिखा जाएगा। कैसे, जैसे कि प्रातः जोड़ काल, जैसे जैसे प्रातः जोड़े काल बराबर जो है लिखा जाएगा प्रातः काल, प्रातः काल, ये विसर्ग बीच से नहीं हटा, है ना। दूसरा है प्रातः जोड़ पान, ठीक है, प्रायः जोड़ पान, प्रायः जोड़ पान बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रायः पान, प्रायः पान। समझ में आ गया, ये था तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं इसका चौथा जो है नियम, ठीक है। चौथा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चौथा नियम हमारा विसर्ग संधि का जो है क्या है। चौथा है यदि हर्षई हर्षेऊ, यदि हर्षई हर्षेऊ के बाद विसर्गे हो और विसर्गे के बाद ठीक है, के बाद रो आए तो
रो आए तो हर्षई या दुर्घई हो जाता है, हर्षई या दुर्घई हो जाता है। समझ में गया? तो कैसे होता है इसका देखिए, इसका जैसे और है थोड़ा सा, और विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग का लोप हो जाता है। समझ में आ गया? तो जैसे देखिए इसका किस तरह से इसका लोप होता है ना, जैसे समझते हैं पहले। तो जैसे इसका हो जाएगा नीह जोड़ रस, नीह जोड़ रस बराबर क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। दूसरा है नीह जोड़े रव, रव लिखा हुआ, ख नहीं है ये, रव, तो इसका क्या हो जाएगा? नीरव। ठीक है। और एक है इसमें, तो क्या है इसमें? नीह जोड़े रोग, नीह जोड़े रोग बराबर क्या होता है? निरोग। तो इसमें विसर्ग का जो है लोप हो जाता है। समझ में आ गया? विसर्ग कहाँ रहता है? तो विलुप्त हो जाता है। और जो हर्षई कार में नौ में क्या था कि हर्षी कार लगा हुआ था, और जब ये इसको प्लस किए विसर्ग में लेके गए तो इसका क्या हो गया? दीर्घीकार हो गया। समझ में आ गया? ये हर्षी कार था और ये क्या हो गया? किसमें बदल गया? तो ये दीर्घीकार में चेंज हो गया। अब ये था हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम देखिए क्या कहता है। पांचवा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ओ या आ, ठीक है, ओ या आ को छोड़, ठीक है, छोड़े कोई दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ या पंचम, ठीक है, पंचम वर्ण हो तो, वर्ण हो तो, या एक और दिया इसमें, और भी है कुछ, या य र ल व, है ना, और भी है, य र ल व, ह भी है, हो तो, ठीक है ना, हो तो विसर्ग के स्थान, क्या कह रहे हैं? विसर्ग के स्थान पर रोहलंते हो जाता है,
समझिए इस चीज को, समझिए क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ओ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर में आए और विसर्ग के बाद जो है कोई स्वर हो या किसी वर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व ह रहे तो विसर्ग के स्थान पर सिर्फ किसको डाल देना है, र हलंत को डाल देना है। तो जैसे देख लीजिए इसका हो जाएगा निह उपाय। जैसे निह जोड़ उपाय बराबर क्या हो जाएगा, निरूपाय। समझ में आ रहा है। दूसरा देख लीजिए निह जोड़ गुण बराबर हो जाएगा निर्गुण। समझ में आ रहा है, निर्गुण। निह जोड़ जल बराबर हो जाएगा निर्जल। ठीक है। निह जोड़ मल क्या आ जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ठीक है। और भी है निह जोड़ झर बराबर हो जाएगा निर्झर। समझ रहे हो, आदि कर देते हैं। और भी है, तो कुछ इस तरह से जो है इसका जो है नियम में रहता है। ठीक है ना। निह जोड़ मल निर्मल हो गया, ये विसर्ग हट गया, इसके ऊपर में जो है क्या लग गया, रो हलंत आ गया ना, यानी क्या कहते हैं, रो पूरा नहीं आया, छोटा रो आया। ठीक है ना, आधा रो आया है, तो उसको क्या लिखते हैं, ऊपर रेप के से लिखते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारा था पांचवा। छठा भी समझ लेते हैं। छठा हम लोग का क्या नियम है, छठा नियम समझते हैं। ठीक है। छठा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ओ आए और विसर्ग के बाद ठीक है, और विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम, में वर्ण आए कोमा या य र ल व या य र ल व ह रहे तो फिर क्या कह रहा है कि रहे तो पहला ओ और है ना, पहला जो ओ था उस ओ का जो है क्या हो जाएगा, विसर्ग मिल करके ओ हो जाता है। यानी पहला ओ और विसर्गे मिल करे ओ का मात्रा जानते हैं ना, ओ का एक लाठी एक ऊपर में है ना, हो जाता है, हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे देखिए, जैसे इसका जैसे क्या होता है, मनह जोड़ रथ, मनह जोड़े
रथ बराबर क्या हो गया, मनोरथ। समझ में आ गया। देखिए विसर्ग था, आगे क्या था इसका रो, दोनों मिल करके क्या हो गया, ओ हो गया। ओ का मात्रा भी लिखे ना वहां पे, एक लाठी एक ऊपर में, तो मना जोड़ रथ का क्या हो गया, मनोरथ। उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण में एग्जाम्पल में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मना जोड़ रथ बराबर क्या होता है, मनोरथ। याद रखिएगा इस चीज को। मना जोड़ हर, मनः जोड़ हर बराबर क्या होता है, मनोहर। ठीक है। तीसरा देखिए सर जोड़ सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज बराबर क्या हो जाएगा, सरोज, सरोज। सरह जोड़ वर, सरह जोड़ वर बराबर क्या हो जाएगा, सरोवर। यस जोड़ दा, यस जोड़ दा ये हो जाएगा यशोदा। ठीक है, यशोदा। यस जोड़ धरा, यस जोड़ धरा बराबर हो जाएगा यशोधरा, यशोधरा। ठीक है, आदि कर देते हैं। इस तरह से जो है इसका एग्जाम्पल आते रहेगा। ये छठा नियम था। इसका एक और लास्ट है, आठवां नियम है, उस चीज को देखिए और विसर्ग संधि जो है पूरा कंठस्थ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सातवां कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे, सातवां नंबर में, यदि विसर्ग के आगे क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे ओ, आगे पीछे ओ हो तो पहला ओ और पहला ओ और विसर्ग, ठीक है, मिलकर ओ हो जाता है, मिलकर ओ हो जाता है। समझना गया। क्या कहता है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे ओ हो तो पहला ओ और विसर्ग मिल करके ओ हो जाता है। समझ में आ गया। और है थोड़ा सा इसमें, और विसर्ग के, और विसर्ग के बाद वाले ओ का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। समझ गया। तथा उसके स्थाने, तथा उसके स्थाने, है ना, उसके स्थाने पर क्या कह रहा है, लुप्ताकार का चिन्ह, लुप्ताकार का चिन्ह, वो कुछ इस तरह से होता है उसका चिन्ह, 5 के जैसे ऐसे लिख दीजिए, है ना, लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। समझ में आ गया। लगा दिया जाता है। तो इसका जैसे होगा, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे यहां पे कह रहा है कि प्रथम जोड़ अध्याय, प्रथम जोड़ अध्याय बराबर क्या हो जाएगा, प्रथमो अध्याय। तो देखिए
ये जो विसर्ग था उसका ओकर हो गया, और यहाँ जो ओ है उसका क्या हो गया, लोप हो गया, यानी ये इसको ओ पढ़ेंगे, प्रथमो अध्याय। समझ में गया। अब है मन जोड़े अभिलषित, मन जोड़े अभिलषित, अभिलषित क्या हो जाएगा इसका, मनो अभिलषित, इस तरह से लिखेंगे इसको। और है इसमें यशः जोड़े अभिलाषी, अभिलाषी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यशो अभिलाषी। समझ में आ गया। ये हमारा विसर्ग संधि का जो है 7वां नियम, जिसमें कह रहा था कि जो लेफ्ट साइड में विसर्ग रहेगा उसका ओकर हो जाएगा, और राइट साइड में जो है ओ रहेगा उसका लोप हो जाएगा, और लोप में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो विसर्ग संधि जो है आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा सब्जेक्ट लेकर के, कुछ नया जो है टॉपिक लेकर के आएंगे, हिंदी व्याकरण का ही लेकर के आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि जब भी लाइव आए या कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और उसको जो है आप पढ़ के लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।